सो आज हम लोग टॉपिक करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले वी बी स्टार्टिंग अबाउट सोप्स। घर वाला साबुन, साबुन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो लिखिए सोप्स के बारे में, हेडिंग लिखिए सोप्स और इसकी डेफिनेशन लिखिए। दीज आर long chain, these are long chain sodium or potassium salts, long chain sodium or potassium salts of carboxylic acids, of carboxylic acids. Example sodium stearate. It has a formula of C17H35 OONA. सोडियम के बाद क्या लिखा? सोडियम के बाद स्टायरेट, STEARATE, स्टायरेट। फॉर्मूला इसका है C17H35COONA। ठीक है, तो हमने क्या सोप्स क्या होते हैं? सोप्स बेसिकली पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं। COOH की जगह, जब मैंने H की जगह क्या लगा दिया? Na। COOH में H की जगह जब मैं Na लगा देती हूँ तो मैं सोप फॉर्मेशन कर रही होती हूँ वहाँ पर। ठीक है, ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होती हैं जिनके एंड में क्या लगा होता है? COONA, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई बात समझ? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH वाला होता है ना। जब इस H की जगह या तो Na लग जाए या फिर K लग जाए तो क्या बोलते हैं? सॉल्ट बन गया ये। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा उस टाइम। ठीक है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप। A soap molecule, so लिखो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोप में। Now we are going to study about structure of soap. A soap molecule has two parts. A soap molecule has two parts, a head and a tail. A head and a tail. The tail is a long hydrocarbon part. The tail is a long hydrocarbon part which is hydrophobic, ब्रैकेट में लिखना वाटर रिपेलिंग, and is soluble in oil or grease. Soluble in oil or grease. तो यानी कि ये ऑयल लविंग पार्ट है। फिर लिखो next is the head, which is the ionic part. Ionic part
विच इज शॉर्ट, या फिर शॉर्ट आयनिक पार्ट लिख सकते हो, विच इज शॉर्ट हाइड्रोफिलिक, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेना वाटर लविंग, एंड इनसॉल्युबल in oil or grease, oil repellent. तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ते हैं हम लोग, इसका है देख लेते हैं। दाते विच कार्ड को चलिए बस अब बिल्कुल आवाज नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज पेपर में काफी रिपीटेड है क्वेश्चंस। प्लीज बात नहीं, ये जो मैंने बनाया है दैट इज द टेल। स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ा रही हूँ। सोप के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है ये हेड और ये पार्ट होता है आयोनिक, मतलब इसमें क्या होते हैं चार्जेस, क्या होते हैं चार्जेस, इसलिए पानी की तरफ रहता है। और ये होती है हाइड्रोकार्बन चेन जो बनाती है हमारी टेल। क्या बनाती है टेल। अब ये जितने भी ऐसे मैं एजेस दिखा रही हूँ ना, इसके यहाँ पे पॉइंट्स दिखा रही हूँ, सॉरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन एटम्स को। आप 11th-12th में पढ़ेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स। 11th-12th में ना आप लोगों को ये बना के देते हैं वो स्ट्रक्चर और कहते हैं इसकी नेमिंग करके दिखाओ। तो पता है कैसे होती है नेमिंग? हर पॉइंट पे कार्बन लिख दिया जाता है। अब इसको स्ट्रेट करके ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है सी, एक और। इसकी नेमिंग करनी आती है तुम्हें? 2 मिथाइल मिथ इथ ब्यूटेन नहीं आती, आप आयन की क्लासेस में। डन, समझ आई बात? तो यानी कि ये जो जिगजैग लाइंस बनाई है वो लाइंस नहीं है, सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन की एक चेन है। अब हाइड्रोकार्बन की जो चेन है इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, चार्जेस नहीं है इनके पास। ये क्या है? पोलर होती है। पोलर मतलब जिसमें चार्जेस डेवलप्ड है, तो आप लिख सकते हो ये पोलर पार्ट होता है। हेड क्या लिख सकते हो? दैट इट इज दी पोलर पार्ट, whereas दिस इज दी नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट का मतलब है जहां पर चार्जेस डेवलप नहीं हो रखे। आई रिपीट, सोप का स्ट्रक्चर हैज 2 parts, ionic head and hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain जो है that forms the tail. जो head है that is polar in nature because उसके पास चार्जेस होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है that is नॉन पोलर क्योंकि उसके पास चार्जेस नहीं होते हैं। जो आयनिक पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, वो वाटर लविंग पार्ट होता है। क्या होता है? वाटर लविंग पार्ट। सो इट इज हाइड्रोफिलिक। फाइल या फिर फिलिक का मतलब होता है लव। फिलिक वर्ड जो है वो फाइल वर्ड से आया है, PHILLE, एंड फाइल मीन्स टू लव। ठीक है, तो ये वाटर लविंग पार्ट है, मतलब जहां पर पानी होगा ये पानी वाली साइड रहेगा। आई बात समझ? अगर ये पानी को लव करते तो ऑफ कोर्स ऑयल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, हेट करेगा। तो आप यहाँ पे ऑयल हेटिंग भी लिख सकते हो। ये वाटर लविंग है, ये ऑयल हेटिंग है पार्ट। इसीलिए आप कहते हैं इनसॉल्युबल इन ऑयल है या ग्रीस है। कई बुक्स के अंदर इसको लायोफोबिक भी लिखा जाता है। लायो वर्ड इज फॉर ऑयल्स एंड फैट्स एंड फोबिक इज फोबिया। हम कहते हैं ना फोबिया है किसी चीज का, फोबिया मतलब डर, हेट्रेट, तो लायोफोबिक होता है एक बार। आई होप आई एम क्लियर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बात करी एक सोप के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने कहा सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, हेड और एक टेल। हेड के बारे में पढ़ना शुरू किया। हेड पार्ट के पास चार्जेस होते हैं, ये पोलर होता है और ये आयोनिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, आयोनिक होता है, चार्जेस होते हैं इसके पास, इसीलिए ये क्या होता है? वाटर लविंग पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है बट ऑयल हेटिंग पार्ट है। वाटर लविंग बट ऑयल हेटिंग पार्ट। डन।
ये हम लोग को किसके बारे में था? हेड के बारे में। नाउ लेट अस कम टू द टेल पार्ट। ये दिस इज अ लॉन्ग टेल विच इज एक्चुअली दी हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन की ही चेन है। कार्बन 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 से बनी हुई क्या है? एक चेन है जो कि नॉन पोलर है नेचर के अंदर। इसके पास चार्जेस नहीं होते हैं, इसीलिए ये वाटर को क्या करती है? हेट करती है, रिपेल करती है। सो इट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक वर्ड हैज कम फ्रॉम फोबिया। फोबिया मतलब हेट करना, रिपेल करना, डरना उससे, है ना? तो इट इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज वाटर रिपेलिंग, बट लायोफिलिक। लायोफिलिक मतलब ऑयल लविंग। तो आप इतना वर्ड नहीं याद करना चाहते हो, सिंपली इट इज ऑयल लविंग पार्ट। डन? कोई दिक्कत? पक्का? लिख लो एक बार, इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। इसमें लिख लेना आयोनिक पार्ट हेड है, टेल है जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये COO COO नेगेटिव। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सुनो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप काफी रेपिटेटिव टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, काफी रिपीट हुआ है ये। जब आप इसमें लिखते हो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, तो आपको एक टर्म होती है मिसल। मिसल फॉर्मेशन के बारे में बताना होता है, और दूसरा ये स्ट्रक्चर फिर से एक्सप्लेन करना होता है शॉर्ट में, ठीक है? नहीं तो आपका इनफ आंसर नहीं बन पाता उतने मार्क्स के हिसाब से, ठीक है? तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब सोप काम कैसे कर रहा है। और इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ऐसे रिलेटेड। सुनो, होता क्या है, आपका ये क्लॉथ लेके चलना, ये कपड़ा है, ठीक है? इसके ऊपर लगी हुई है यहाँ पे डर्ट या ऑयल या ग्रीस। हमने इस पे साबुन लगाया पानी के साथ, पानी में डाला और साबुन रखा अच्छे से, और उसके बाद इसको ऐसे से मला। इसको कहते हैं हम एजिटेशन। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन है कि एजिटेशन क्यों करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे क्यों रगड़ते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब समझते हैं हुआ क्या। जो सोप मॉलिक्यूल था उसके पास ये डर्ट थी, और उसके आसपास क्या था? पानी। पानी मिला उसको। अब वो क्या करता है, मुझे बताओ, इस साइड टेल वाली ये ऑयल या ग्रीस है, यहाँ पहले मार्क करती हूँ, ये ऑयल डर्ट या ग्रीस है। टेल यहाँ जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पे क्या आएगी? टेल। और हेड बाहर वाली साइड आ जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को, इसको अब अच्छे से बनाना, बिल्कुल एक स्फेरिकल से स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म कर लेते हैं। आई बात समझ? आई रिपीट, ये ऑयल या डर्ट है, ये सोप मॉलिक्यूल्स है। सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ स्फेरिकल मैनर। ये लाइन सुनना, ये आंसर में चाहिए होगी तुम्हारे को। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा रही हूँ मैं। और ये डायग्राम्स करनी है, ये तुम्हारे डायग्राम्स है पेपर के लिए। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा रही हूँ मैं। In this what happens is the soap molecules arrange themselves in a spherical manner। ये देखो स्फीयर जैसा, गोले में इसे कर लेते हैं, गोल सा चक्कर जैसा बना लेते हैं पूरा। Arrange themselves in a spherical manner such that the hydrocarbon part, ब्रैकेट में लिखना टेल, which is
oil loving but hydrophobic, points towards the dirt, ब्रैकेट में लिखना inside, अंदर की साइड है ना ये, and the ionic short part, the head, which is water loving but oil hating, points outside. This spherical structure which is formed is called as missile. ये जो गोला सा बनाया ना मैंने इसे, जिसमें से बाहर सारी हेड है और अंदर साइड टेल, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, मिसल. थ्रू दिस मिसल फॉर्मेशन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप occurs. अब एजिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सुनो, पहले सुनना, एजिटेशन से क्या होता है, दीज आयोनिक विच आर चार्ज्ड, इन्हें और ज्यादा क्या मिल जाती है, चार्ज मिल जाता है. रब करने से चार्जेस इंक्रीज होते हैं, आपको पता ही है. तो रबिंग इंक्रीजेस चार्जेस ऑफ द आयोनिक पार्ट. अब होता क्या है, यहाँ पे क्या है, डर्ट है, यहाँ पे क्या है, वाटर है. वाटर ने आयनिक पार्ट को पकड़ा हुआ है, आयनिक पार्ट ने टेल को पकड़ा, टेल ने ऑयल को या डर्ट को पकड़ा हुआ है. जब हमने ऐसे से एजिटेशन करी और फिर से ब्रश में मार दिया ऐसे करके, अब उससे हुआ क्या, इस पानी ने किसको खींचा, आयनिक पार्ट को अपनी तरफ, आयनिक पार्ट ने किसको खींचा, इस हाइड्रोकार्बन चेन को, हाइड्रोकार्बन चेन ने किसको खींचा, इस डर्ट को, इसलिए ऑयल या डर्ट बाहर निकल गई. आई बात समझ? इसको अगर मैं विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूं, इधर देखिए, देखो ये डर्ट है, ये ऐसे नहीं प्लीज, मजाक की बात नहीं है, ये डर्ट है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये आयोनिक पार्ट है, नहीं आगे करते हैं, ये डर्ट है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन, ये आयोनिक पार्ट और ये वाटर. तो सिंपली ऐसे खींचना, जब मैं खींचू तो ऐसा होता है, इसने कपड़े को पकड़ा होगा और ये डर्ट जो है वो बाहर निकल आएगी. तभी जब मैं जितना ज्यादा रब करती हूँ उतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है आयनिक पार्ट, उसके खींचने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाती है. आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ आया? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप समझ आया? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या था, मैं फिर से बता रही हूँ क्या क्या इंक्लूड करना है. आपको शॉर्ट में एक ही लाइन में कॉमा लगा कर स्ट्रक्चर भी बताना है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, मिसल फॉर्मेशन भी बतानी है, और बताना है कि किस तरह से वाटर ने इस आयनिक पार्ट को खींचा. आयनिक पार्ट जो हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा था वो खींच के गया, हाइड्रोकार्बन चेन किससे जुड़ी हुई थी, ऑयल से, और वो भी खींच के बाहर चली गई. डन. सो आई रिपीट, ये जो मैंने आंसर बोला था पूरा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा भी दूँगी. तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरह से होता है, द हाइड्रोकार्बन चेन विच इज नॉन पोलर, विच फॉर्म्स द टेल, faces inside towards the dirt or the oil. This tail is hydrophobic but soluble in oil. Whereas the head part, which is short ionic polar part, faces outside towards the water because it is water loving but oil hating. As soon as agitation occurs, or as soon as we do the process of agitation, this ionic part gets overcharged. जिससे क्या होगा, because of this ionic part becomes activated. Now the water is going to pull the ionic part, which is further going to pull the hydrocarbon chain, which is further going to pull the dirt out of the cloth. This is the cleansing action of soap. Also, this spherical structure which was formed, in which the ionic part faces outside, the head part is outside, whereas the hydrocarbon non-polar tail part is inside towards the dirt. This spherical structure is known as missile. This is known as missile.
आई बात समझ सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो लिखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। When the soap is dissolved in water, when the soap is dissolved in water, it forms spherical structures. It forms spherical structures called micelles. Called micelles. In each micelle, yes, बोलो। MICELLE। कहाँ तक लिखा एक बार बताना मुझे। Each micelle, the soap molecules are arranged radially. Such that the non-polar hydrophobic oil soluble hydrocarbon tail is towards the center and the short ionic hydrophilic and oil insoluble ionic part is towards the outside. Next, the hydrocarbon part dissolves the dirt and forms an emulsion emulsion at the center of the micelles, which can be washed away by water. Washed away by water. ये डायग्राम बना लो जरा। ठीक है, आगे लिख लेना एक चीज और एक पॉइंट लिख लेना। Agitation increases or further enhances this process. Agitation further enhances this process as the ionic part gets
more activated. As the ionic part gets more activated. अच्छा, एक एनसीईआरटी के अंदर ना क्वेश्चन है कि सोप जो है वो बेस्ट आपका काम करता है वाटर के साथ, बट इथेनॉल के साथ या अदर सॉल्वेंट के साथ नहीं करता। इसका आंसर आप चाहते हो मैं आपको लिखवा दूं? क्या आप लिख लेंगे? आप मुझे जवाब दे सकते हैं, मैं उस हिसाब से काम करूँगी। लिख ही लीजिए, मेरे को आपसे उम्मीद ज़्यादा है। लिख लो क्वेश्चन भी उसी तरह पॉइंट बना के लिख लेना कि मिसल फॉर्मेशन जो है दैट अकर्स बेटर विद वाटर देन विद एनी अदर सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल बिकॉज why missile formation takes place when soap is added to water, but missile formation does not take place with other solvents like ethanol. But missile formation does not take place with other solvents like ethanol. लिख लो, सिंपल आंसर ये है that soap is soluble in ethanol. सोप पूरा घुल जाता है उसके अंदर. Soap is soluble in ethanol, so missile formation does not occur. ठीक है, बट आपको जब ये आंसर करना है ना, उसके अंदर ये जो लाइन में लिखी है वो लास्ट लाइन होनी चाहिए. उससे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे बीच में हमारे पास एक पार्ट सॉल्युबल इन वाटर है एंड एक पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक पार्ट सॉल्युबल इन ऑयल है, एक पार्ट इनसॉल्युबल इन ऑयल है. ये पार्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो चाहे लिख लो कहीं, सिर्फ एक ये लाइन का आंसर लिख कर आ जाओ. ये जो लाइन मैंने आपको बताई है दैट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर आंसर. कि इथेनॉल के साथ क्यों नहीं हो रहा, ये आपने बता देना है कि वो सॉल्युबल है, वो इथेनॉल और सोप एक दूसरे के साथ. वाटर क्यों बेटर है उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, वो आपने एक्सप्लेन करना है. याद रखा करो, जब भी आपको पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है दो हिस्सों के अंदर, तो आपको दोनों हिस्सों के आंसर करने हैं. क्यों किसी में है और क्यों किसी में नहीं है, तो दोनों के आंसर आपको साथ साथ में देने पड़ते हैं. ठीक है, चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं. लिखो डिटर्जेंट्स, हेडिंग लिखो डिटर्जेंट्स. सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट, व्हाट आर सोप्स, व्हाट आर डिटर्जेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन देम. देखो डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन sodium salts, long chain sodium salts of सल्फोनिक एसिड्स. वो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे जो हमारे सोप्स थे. दे वर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स. ठीक है, लिखो सोप्स डू नॉट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सोप्स डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर. सोप्स डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर because it forms insoluble precipitates of calcium and magnesium salts in hard water.
whereas detergents wash well with hard water and soft water both. सुनो एक चीज बतानी, इधर देखो, हमारे पास दो तरीके के वाटर होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में सिर्फ एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस मेजर है वो ये है कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सोप के साथ जब आप हार्ड वाटर यूज करते हो तो वो आपकी झाग नहीं बनाता, झाग को हम लैदर कहते हैं, LATHER। इनफैक्ट वो क्या कर देता है, स्कम फॉर्मेशन कर देता है, SCUM, मैं लिखवाऊंगी सब कुछ, मतलब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना देता है, अलग से दिखने लग जाता है हम लोग को वो सोप निकलता हुआ, ठीक है। इनसॉल्युबल से हम लोग के प्रेसिपिटेट्स बना देता है सोप, इसीलिए सोप एक बेटर क्लीनिंग एजेंट नहीं कंसिडर्ड होता। डिटर्जेंट्स बेटर क्लीनिंग एजेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाले वाटर के साथ भी और नॉर्मल सॉफ्ट वाटर के साथ भी एफिशिएंटली काम करते हैं, दोनों में ही वो लैदर फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, मुझे अगर चेक करना हो कि वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट है, मैं क्या यूज करूँ, सोप की डिटर्जेंट? सोप। हार्ड वाटर में वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट्स बना देगा, ठीक है। चलो लिखो फिर स्कम लिखो आगे। These सोप्स के अंदर लिख लेना आगे एक लाइन, these insoluble precipitates are called as scum, 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 ये हार्ड वाटर के साथ बनते हैं। सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या बनती है, लैदर, झाग। सॉफ्ट वाटर के अंदर झाग बनाता है कौन, सोप और डिटर्जेंट दोनों। पर हार्ड वाटर में झाग कौन बनाता है, लैदर कौन बनाता है, स्कम कौन बनाता है, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिख लो सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस फटाफट से, एक साइड लिखो सोप, एक साइड लिखो डिटर्जेंट। पहला क्या होगा, दोनों की डेफिनेशंस। दूसरा क्या होगा, एक हार्ड वाटर में काम कर रहा है सिर्फ, एक सिर्फ हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर दोनों में कर लेता है काम, एक सिर्फ और सिर्फ किस में कर पाता है, ठीक है। मेरे को भूल जाते बीच में बोला करो, एंड में एक बार जब मैं कंप्लीट करूँ फिर पूछा करो। आई रिपीट, एक साइड लिखो सोप, एक साइड लिखो डिटर्जेंट, दोनों की डेफिनेशन। पहला पॉइंट, सोप जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, वो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में काम कर रहा है। सोप जो है वो स्कम फॉर्मेशन कर लेता है इन हार्ड वाटर, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जबकि वो लैदर फॉर्मेशन नहीं करता, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता। ये 3 पॉइंट लिखो फटाफट से, फिर नेक्स्ट बताती हूँ, फटाफट से लिख लो। बताओ भाई बेटर क्लीनिंग एजेंट कौन है, सोप की डिटर्जेंट? तो लिख लो डिटर्जेंट में दे आर बेटर क्लीनिंग एजेंट, और सोप्स में लिख लो दे डू नॉट क्लीन एज एफिशिएंटली एज सोप्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सोप्स के अंदर, सोप्स में एक अच्छी चीज है, दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। हाँ, सोप्स में दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन, जबकि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन कॉज पोल्यूशन। बस सोप्स की डेफिनेशन लिखना, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दे आर डिटर्जेंट्स के अंदर लिखना,
सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोप्स के अंदर क्या लिखोगे? दे वर्क वेल ओनली विद सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट्स वर्क वेल विद बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सोप में लिखना दे फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स कॉल्ड स्कम इन हार्ड वाटर। उसमें लिखना दे फॉर्म लैदर LATHER दैट इज फोम, झाग विद बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सोप के लिखना दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज डिटर्जेंट्स इन देयर क्लीनिंग एक्शन। डिटर्जेंट्स में लिखना दे आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स। फिर सोप्स में लिखना दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन, वेयर एज डिटर्जेंट्स में लिखोगे दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन कॉज पोल्यूशन। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट आवर होल चैप्टर। एक टॉपिक आइसोमेरिज्म है जो हम कल करेंगे विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू टेक अप टुमारो। कल हमारा ये चैप्टर